स्कूल के दिनों में जब मैं इतिहास की कक्षा में इस समय के बारे में जिसको हम नवजागरण या पुनर्जागरण या रेनेसांस कहते हैं पढ़ता था, तो मुझे कभी ये उबाऊ लगता था थोड़ा, कभी मुझे लगता था कि अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है, और कभी मुझे लगता था कि यार इन लोगों को इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी में, जो हम लोगों को कक्षा में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है समझने। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और मैंने समाज को बाहर निकल के देखना शुरू किया, तो मुझे हैरानी हुई कि नवजागरण काल के 100 साल से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद भी हमारे देश में उसके बाद बहुत ज़्यादा सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव नहीं आया। यानी कि नवजागरण काल के खत्म होते समय हम जहाँ पहुँचे थे, हमने उसके आगे बहुत ज़्यादा कदम आगे उसके नहीं बढ़ाए। हम बात कर रहे हैं पिछले 3 एपिसोड से हमारी इस विशेष सीरीज नवजागरण यानी रेनेसां में भारत के नवजागरण के बारे में, और हम पहुंचे हैं मराठी नवजागरण, महाराष्ट्र में नवजागरण पे, और जहां हमने बात शुरू की ज्योतिबा फुले पे। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, यानी कि हमने बात शुरू की जाति को लेके, भारतीय समाज की सबसे कठोर व्यवस्था। और जुलाई का महीना है, 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद के 140 साल हो जाएंगे। प्रेमचंद एक जगह लिखते हैं कि हम कौन सा स्वराज हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाए तो दरअसल हम गुलामी खत्म करके किसी स्वराज की ओर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कुटिलता है, ये जो चालाकी और ये धंधा है, ये वैसे ही चलता रहेगा और लोग गुलाम बने रहेंगे। ज्योतिबा फुले, जैसा कि रैदास अपने एक दोहे में कहते हैं कि जात जात में जात है जो केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। केले में पत्ते में से पत्ता जैसे निकलता है, वैसे भारत में जाति में से जाति निकलती है। और ये जो लेयर्स है, जब तक ये नहीं जाती है, जब तक जाति का नाश नहीं होता है, तब तक हम या आप मनुष्य नहीं बन सकते। और इसलिए हमने प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी ने हमने ये तय किया कि हम बंगाली नवजागरण, जो कि अपर कास्ट हिंदू इलीट, जिसे संभ्रांत उच्च वर्णीय हिंदू जो है वो कहते हैं, उसके रेनेसां से हम सीधे चलेंगे महाराष्ट्र की ओर, ज्योतिबा फुले की ओर। और आज हम ज्योतिबा फुले के अपने आखिरी एपिसोड में आ गए हैं। आज के एपिसोड की थीम जैसे कि आपके सामने है, आप ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे अपना एपिसोड, लेकिन उससे पहले आज हुए विलंब के लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने एक तकनीकी कारण जो है उसका जिक्र किया था, वो ये था कि मेरी सेहत जो है आज ठीक नहीं थी, इसलिए हमको विलंब हुआ। पर उसके लिए माफ़ी आपसे मांगते हुए मैं प्रोफेसर को कमान सौंपता हूँ। प्रोफेसर, आपका स्वागत है, बहुत 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 शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब हम जो है वो बढ़ते हैं अपनी उस सप्ताह में 2 बार होने वाली उस कक्षा की ओर। जैसे कि हम लोगों ने ओपन स्कूलिंग बहुत सारे लोगों ने की होगी, या ओपन जो है वो कॉलेज किया होगा, तो इसको वैसे ही मान ले और हम लोग इस क्लास में चलते हैं, जहां आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में, जो है आखिरी पन्ना अपने इस चैप्टर का। प्रोफेसर, ओवर टू यू। थैंक यू। पहले तो आप सब लोगों से मैं भी क्षमा चाहता हूं कि किन्हीं वजहों से हम लोग इसे देर से शुरू कर पाए। फिर भी आज का जो हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है, और ये आखिरी एपिसोड है, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे पहलू आ जाएं जो कि ज्योतिबा फुले ने उठाए। फिर भी 1-2 महत्वपूर्ण बातों को मैं यहां रखना चाहता हूं। वो ये कि ज्योतिबा फुले ने जब मराठी नवजागरण की शुरुआत की, तो उनकी रचनाओं में मिथकीय चरित्र, एपिकल चरित्र, पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथानकों की व्याख्या, उनके पौराणिक कथानकों के चरित्रों में छिपी जातियों के साथ साथ जुड़ा हुआ जो डिस्कोर्स है वो,
इसका एक नए किस्म का भाष्य या एक नए किस्म की व्याख्या की शुरुआत होती है। वह समाजशास्त्री व्याख्या का रूप भी है और ये अ, आलोचना की एक नई परंपरा की शुरुआत भी है। उनकी एक पुस्तक है जो कि मेरी दृष्टि में मराठी गद्य की बेहतरीन पुस्तक, प्रोज की बेहतरीन पुस्तक मानी जा सकती है। वह किसान का कोड़ा। और किसान का कोड़ा जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो आ, मकसद है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि बंगाल में जिस तरह से बंगला के आधुनिक गद्य की शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर ने की, उसी तरह आधुनिक गद्य के मराठी रूप की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की। और इन दोनों को इसका श्रेय जाता है कि जो प्रोज और प्रोज पढ़ने का जो आनंद 19वीं शताब्दी में, जो आनंद ईश्वरचंद विद्यासागर के बंगला प्रोज को पढ़ के मिलता है, वही आनंद मराठी के प्रोज को पढ़ के मिलता है। मैंने तो सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ा है, लेकिन मैं किसान का कोड़ा जो 1883 में लिखी गई रचना है, मैं उसको पढ़ के एकदम मुग्ध हूं। उस रचना में क्या है, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो नवजागरण के आने के साथ में एक नई चीज घटती है। वो नई चीज क्या है? नई चीज ये घटती है कि एक नए किस्म के गद्य की शुरुआत होती है, जो कि आधुनिक गद्य का आधार बनता है। आधुनिक गद्य उसी दिशा में जाता है। मुझे नहीं मालूम, मराठी के साहित्य का ज्ञान नहीं है मुझे उस तरह से, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रारंभिक प्रोज है और ये प्रारंभिक गद्य मराठी की जो वैविध्यपूर्ण, एकदम एकदम बहुत ही गुथी हुई जो भाषा है, गूथा हुआ जो एकदम, मतलब एक पैराग्राफ में 15-20 सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। और इतना मतलब सुंदर गद्य है कि आप उसे बस पढ़ते रहिए। तो आधुनिक गद्य की और प्रोज की शुरुआत मराठी में ज्योतिबा फुले ने की, जिस तरह से आधुनिक बंगला की शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर ने की। अब इसका एक दूसरा पहलू है जिसका कि इस पूरे के पूरे नवजागरण के विमर्श के नए मूल्यांकन से संबंध है, जिसको कि हम पेश करना चाहते हैं आपसे। वो ये कि नवजागरण के लोगों के बीच में और खासतौर पर ज्योतिबा फुले के यहां एपिकल रचनाओं का, महाकाव्यात्मक रचनाओं का, पौराणिक आख्यानों का संदर्भ के तौर पर व्यापक इस्तेमाल मिलता है। और वे अपना पूरा का पूरा जो आलोचना विमर्श है नवजागरण का, वह मध्यकालीन पौराणिक आख्यानों और चरित्रों की व्याख्या करते हुए विकसित करते हैं। अब दिक्कत इस पौराणिक चरित्रों के पठन पाठन और मूल्यांकन को लेकर है। पहला सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए, यही उठता है विचार में, मेरे में तो यही आता है कि क्या पौराणिक आख्यान, क्या एपिकल रचनाएं, इनको हम यथार्थ से जुड़ी हुई रचनाएं माने? क्या पौराणिक रचनाएं या एपिकल रचनाएं, महाकाव्यात्मक ग्रंथ, वे अपने समय के यथार्थ को व्यक्त करते हैं? मैं साहित्य पढ़ता पढ़ाता रहा हूं वर्षों। मेरा अनुभव यह है, और जो आलोचना का ज्ञान है थोड़ा बहुत मुझे, वो ये कि एपिकल रचनाएं, महाकाव्यात्मक रचनाएं, जिनको कि बार बार रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, महाकाव्यात्मक जो मिथ की चरित्र हैं जिनका कि बार बार जिक्र आता है नवजागरण में, ये एक तरह से जिक्र इस रूप में लिया जाना चाहिए कि
जो नवजागरण के जो पुरोधा हैं, वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, नवजागरण में बार बार मध्यकालीन टेक्स्ट और ये एपिकल महाकाव्यात्मक टेक्स्ट उसको रेफरेंस के तौर पर सभी इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं। मसलन ये जो क्रिएटिव राइटिंग के टेक्स्ट का जो इस्तेमाल, ये मान के करना कि इस जो क्रिएटिव राइटिंग है, मिथ की रचनाएं हैं, पौराणिक मिथ की रचनाएं हैं, ये पौराणिक मिथ की रचनाएं या महाकाव्यात्मक रचनाएं ये अपने युग के समाज का प्रतिबिंब है, ये धारणा सही नहीं है। ये मानना कि वे समाज को व्यक्त करती हैं, ये धारणा सही नहीं है। दिक्कत कहां है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने अपनी रचनाओं में कई जगह परशुराम के चरित्र का और परशुराम के आख्यान का इस्तेमाल किया है, और परशुराम के चरित्र की और आख्यान की अपने तरीके से बड़ी सुंदर व्याख्या की है, और परशुराम के चरित्र में निहित जो क्रूरता है उस क्रूरता का वर्णन भी किया है। अब देखिए, अब हमारे यहां और भी कई लेखक हैं। मसलन कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का उपन्यास है परशुराम। सन 48 में आया वो। उसी तरह मराठी के एक लेखक हैं श्रीपाद महादेव माटे, उनका लिखा हुआ एक मतलब ग्रंथ है परशुराम चरित्र व पंचमानव हिंदू समाज। तीसरी एक रचना है दिनकर की, जिसको कि अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में भाषण देते हुए उद्धृत किया, परशुराम की प्रतीक्षा। श्रीपाद महादेव माटे की रचना सन 1859 की है। दिनकर की रचना 1963 की है। और एक और बड़ी रोचक रचना है, वह भी परशुराम के ही नाम से है, उसका नाम ही परशुराम है, और उसके लेखक हैं पंडित नरोत्तम व्यास। और इस रचना की ब्यूटी यह है कि इस रचना में परशुराम के चरित्र को साम्यवाद के चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। परशुराम को साम्यवाद के नायक के तौर पर चित्रित किया गया है। यानी नरोत्तम व्यास, महादेव माटे, दिनकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और ज्योतिबा फुले, ये 5 लोग हैं। 5 लोगों का खाली ये नमूने के तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं। इन 5 लोगों का परशुराम के चरित्र को लेके अलग अलग किस्म का प्रस्तुतिकरण है। 5 के यहां परशुराम एक जैसा नहीं है। जटिलता कहां है, मुश्किल कहां है, जिसको कि हमें एड्रेस करना चाहिए। मुश्किल यह है कि क्या महाकाव्यात्मक रचनाएं यथार्थ से जुड़ी होती हैं, या यथार्थ और रचना के बीच में, या समाज और रचना के बीच में महा अंतराल होता है, बिग गैप होता है। अब तक का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि महाकाव्यात्मक रचनाएं यथार्थ से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वे जिस युग में लिखी गई हैं वह युग जो है वो यथार्थ की अभिव्यक्ति का युग ही नहीं था। वहां जो रचनाएं लिखी गई प्राचीन काल में, उन रचनाओं में व्यक्त कथानक और लेखक का जीवन, इन दोनों के बीच में लाख लाख साल का गैप है, हजारों साल का गैप, बिग अंतराल। वो चाहे परशुराम का चरित्र हो, चाहे वो राम का चरित्र हो, चाहे वो कृष्ण का चरित्र हो,
चाहे वो रघुवंश हो, कोई भी रचना हो। सो एपिकल रचनाओं की ब्यूटी है कि वे हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि वे हमारी सभ्यता के बचपन की अभिव्यक्ति हैं। अगर कार्ल मार्क्स के शब्दों को उधार लेके कहूं तो वह हमारे सभ्यता के बचपन की अभिव्यक्ति हैं, इसलिए वे अच्छी लगती हैं, इसलिए हमें बार बार उन्हें पढ़ने का मन करता है, इसलिए बार बार उनके चरित्रों के बारे में हम बातचीत करते हैं, लेकिन उनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। उन रचनाओं में व्यक्त जो जीवन है या चित्रण है वह एक तरह की नॉनसेंस कल्पना है, उसका सेंस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो नॉनसेंस कल्पना के रूपों को बार बार रेफरेंस के तौर पर ज्योतिबा फुले उठाते हैं और दूसरे लोग भी उठाते हैं और अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्याएं करते हैं। तो संक्षेप में मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि महाकाव्यात्मक पौराणिक चरित्रों के साथ में संवाद करते समय, उनका मूल्यांकन करते समय उनको इस रूप में न देखें कि वे अपने युग के समाज की अभिव्यक्ति हैं या उनका अपने युग के समाज से संबंध है। अगर हम ये मान के चलेंगे तब तो बहुत मुश्किल होगी और बहुत ही अनहिस्टोरिकल किस्म के दृष्टिकोण के बनने की संभावनाएं हैं। हां, मैं इस रूप में इस चीज को व्याख्यायित करना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले जब ये एपिकल चरित्रों की और पौराणिक कथानकों का वो जिक्र करते हैं अपने डिस्कोर्स के लिए, अपनी व्याख्या के लिए, तो उनका प्रमुख लक्ष्य ये कथानक नहीं होते, प्रमुख लक्ष्य होता है वर्तमान समाज, और वर्तमान समाज में शूद्रों की दुर्दशा और खासतौर पर गैर ब्राह्मण वर्गों की और समुदायों की दुर्दशा और उत्पीड़न। वे अपने युग के गैर ब्राह्मण समुदाय और सामाजिक वर्गों की, वो चाहे स्त्रियां हों चाहे वो पुरुष हों, उनकी दुर्दशा के चित्रण के सहारे के तौर पर, बहाने के तौर पर वे एपिकल रचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे यह निष्कर्ष निकालने की गलती नहीं करनी चाहिए कि एपिकल रचनाएं या पौराणिक रचनाएं वे अपने युग के समाज की अभिव्यक्ति करती हैं। यह गलती नहीं करनी चाहिए। वे क्रिएटिव राइटिंग का रूप हैं, वे काल्पनिक साहित्य का एक की अभिव्यक्ति है, फिक्शन है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मसलन परशुराम जैसा कोई चरित्र हुआ नहीं है, वो सिर्फ साहित्य में हुआ है, वो जीवन में कभी नहीं हुआ। राम कृष्ण चरित्र कभी जीवन में हुए नहीं है, भगवान जन्म नहीं लेते, वो कल्पना की चीज है। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था एक वास्तविक चीज है। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में जितने भी धर्मशास्त्र ने जो सूत्र रचे वे वास्तविक हैं, और धर्मशास्त्र के सूत्रों का सबसे कठोरता से पालन शिवाजी और उनके बाद के शासकों ने किया। दिक्कत की जगह यहां है। दिक्कत की जगह वहां नहीं है, एपिक रचनाओं में नहीं है। दिक्कत की जगह कहां है? समाज में है। तो ये जो ज्योतिबा फुले का जो युग है, ये युग महाकाव्यात्मक रचनाओं के न तो सृजन का युग है और न उसकी नॉनसेंस कल्पनाओं को मानने का युग है, बल्कि ये यथार्थ का युग है, ये उपन्यास का युग है। ज्योतिबा फुले के दौर में उपन्यास विधा आधुनिक काल में जन्म लेती है, और उपन्यास विधा की खूबी यही है कि वहां यथार्थ के बिना रचना लिखी नहीं जा सकती। तो जो ज्योतिबा फुले के यहां जो महाकाव्यात्मक पौराणिक चरित्रों का, कथानकों का जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि वे अपने युग के वर्तमान के जातिगत वैषम्य और जातिगत उत्पीड़न को हाईलाइट करना चाहते थे, उसे रेखांकित करना चाहते थे, न कि वे शास्त्र विमर्श या साहित्य चर्चा या साहित्य आलोचना विकसित करना चाहते थे।
उससे ये निष्कर्ष न निकालें कि चूंकि ज्योतिबा फुले ने साहित्य और समाज के बीच में, परशुराम और समाज के बीच में संबंध स्थापित किया है, इसलिए पुराने जमाने में साहित्य और समाज का संबंध होता है या होता था, ये गलत होगा। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में साहित्य और समाज के बीच में बिग गैप था। और इस बिग गैप की वजह से, बड़े अंतराल, महा अंतराल की वजह से ही वह एपिकल रचनाएं पैदा हुई। एपिकल चरित्रों की नई नई व्याख्याएं, यथार्थपरक व्याख्याएं आधुनिक काल की शुरुआत के बाद ही होती हैं, आधुनिक काल के आने के बाद ही होती हैं, आधुनिक काल के पहले नहीं होती। और यह इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक काल में हर चीज यथार्थ की कसौटी पर कसी जाती है, यथार्थ के साथ जोड़कर पेश की जाती है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि कोई पौराणिक चरित्र, कोई पौराणिक कथानक उसका यथार्थ से मध्यकाल में या प्राचीन काल में कोई संबंध रहा होगा। यह गलती नहीं करनी चाहिए। और ये जो उदाहरण मैंने 5 रचनाओं के दिए, इन 5 रचनाओं में परशुराम का जो मिथ है, परशुराम का जो प्रतीक है, वो एकदम अलग तरीके से, पांचों के यहां अलग अलग तरीके से व्यक्त हुआ है। इसे जब ये ज्योतिबा फुले का टेक्स्ट पढ़ा जाए तो उस टेक्स्ट को पढ़ते समय ये सावधानी बहुत जरूरी है। अब एक अन्य चीज है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही मूल्यवान है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कायदे से, वो ये कि ज्योतिबा फुले ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो हम सबकी बहुत बड़ी दृष्टिकोण के लिहाज से, विचारधारा के लिहाज से बहुत बड़ी संपत्ति है। ये तो ठीक है कि उन्होंने दलित और उनके शोषण को केंद्र में रखा, लेकिन इससे भी बड़ा काम क्या किया? इससे भी बड़ा काम यह किया कि उन्होंने शूद्र को, शूद्र की कैटेगरी का वे इस्तेमाल करते हैं, वे दलित की कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं करते। वे शूद्र की कैटेगरी को व्याख्यायित करते समय शूद्रों में वे किसान को आधुनिक युग में आइडेंटिफाई करते हैं, किसान के साथ उसकी पहचान को जोड़कर पेश करते हैं। ज्योतिबा फुले की पूरी रचनावली में, और खासतौर पर वो किसान का कोड़ा जो कृति है उनकी, बहुत ही मूल्यवान कृति है, उस कृति में वे बाकायदा इसी बात पर जोर देते हुए उस रचना की शुरुआत करते हैं कि कैसे जो किसान है वे शूद्र हैं। सो किसान एज ए कॉन्सेप्ट इज ए क्लास कॉन्सेप्ट, वह एक वर्गीय धारणा है। ज्योतिबा फुले को यह श्रेय जाता है कि वे शूद्रों को किसान की अवधारणा में जब विश्लेषित करते हैं और पेश करते हैं तो वे वर्ग की धारणा की शुरुआत करते हैं और वर्ग की धारणा का उपयोग करते हैं। उनके लिए किसान एक वर्ग है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्लास कैटेगरी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, हमें नहीं मालूम, लेकिन वे पश्चिम के बहुत सारे विचारकों से, पश्चिम के बहुत सारे नए दृष्टियों से वे वाकिफ थे। और यह वास्तविकता है कि ब्राह्मण खेती नहीं करते थे। यह वास्तविकता है कि जो सवर्ण थे और संपन्न लोग थे वे खेती नहीं करते थे। खेती वे लोग करते थे जो असवर्ण थे। या उसकी क्लास एनालिसिस में जाने का समय नहीं है, लेकिन एक चीज अंडरलाइन करने की जरूरत है कि वे शूद्र की कैटेगरी को वर्ग की कैटेगरी के साथ में जोड़कर पेश करते हैं, और वो वर्ग कैटेगरी है किसान। और ये किसान का केंद्र में आना, ये बहुत बड़ी चीज है। कोई किसान आंदोलन नहीं है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, कहीं कोई मार्क्सवाद की चर्चा नहीं है, लेकिन सुधार आंदोलन में दलित के साथ में, शूद्र की पहचान के साथ में किसान को नत्थी करना और किसान के लिए पूरा का पूरा एक किताब लिखना,
और उसमें सिर्फ शूद्रों के शोषण का वर्णन है। ब्राह्मणों के द्वारा कैसे, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कैसे, अंग्रेजों के शासन में किस तरह से शूद्रों का शोषण होता है और शूद्र उत्पीड़ित हैं, इसका वर्णन है। तो ज्योतिबा फुले को मेरी नजर में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि उन्होंने दलित की खोज की, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने शूद्र की कैटेगरी को किसान की कैटेगरी के साथ पेश किया और किसान को शूद्र की संज्ञा दी। तो पहला सबक जो निकलता है ज्योतिबा फुले के मूल्यांकन से वो ये निकलता है कि अगर दलित पर बात करनी है, शूद्रों की मुक्ति के सवालों पर बात करनी है, तो किसान की मुक्ति के सवालों पर बात करनी होगी। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई तो वजह है, ये दलित कहां से आया शब्द, कैसे आया, बाद में हम लोग देखेंगे, जब अंबेडकर देखेंगे तब। लेकिन ज्योतिबा फुले क्या शूद्र है, दलित नहीं है। और शूद्र के पर्याय के तौर पर वे जिस अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं वह किसान की अवधारणा, और किसान एक वर्ग की कैटेगरी है, अवर्गीय कैटेगरी नहीं है। सो दलित आंदोलन पर विचार करते समय और खासतौर पर ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण पर विचार करते समय यह चीज केंद्र में आती है कि शूद्र किसान थे और शूद्रों की मुक्ति का कोई भी संघर्ष किसानों की मुक्ति के संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक और चीज उस पूरे के पूरे डिस्कोर्स में वे निर्मित करते हैं, विमर्श में वो निर्मित करते हैं, वो ये कि वे जब किसान को शूद्र के साथ में जोड़कर पेश करते हैं तो वे एक समुदाय के तौर पर, एक समुदाय की कैटेगरी, अभी डिस्कोर्स में है ना, ये अभी क्या है, दलित समाज, दलित समुदाय, तो आइडेंटिटी के क्षेत्र में जो आज के दिनों में पिछले 30-35 साल में ये जो समुदाय की कैटेगरी बहुत डिस्कस की जा रही है। ज्योतिबा फुले पहले समाज सुधारक हैं जो कि समुदाय की कैटेगरी के तौर पर शूद्रों को देखते हैं, वो जाति की कैटेगरी के तौर पर नहीं देखते खाली। तो ज्योतिबा फुले को इसका श्रेय जाता है कि वे समुदाय और वर्ग, इन दोनों की कैटेगरी को वे सामाजिक आंदोलन में सृजित करते हैं। अब सवाल यह है कि दलितों पर विचार करते समय हमने किसान पर विचार करना क्यों बंद कर दिया। ज्योतिबा फुले पूरी एक किताब लिखते हैं और वो किताब लिखते समय जिस चीज पर जोर देते हैं वो बहुत मजेदार है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक व्यक्ति शूद्र की कैटेगरी के लिए किसान का इस्तेमाल करेगा। तो ये मेजर शिफ्ट है। तो आज की डेट में अगर नए सिरे से दलित आंदोलन को परिभाषित करना हो, शूद्रों के दायरे को परिभाषित करना हो कि शूद्र कहां मिलेंगे, तो शूद्र किसानों में मिलेंगे। और किसान कैसे? किसानों में ऐसे भी लोग हैं जो कि छोटी जोत के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि खेतिहर मजदूर हैं। उनमें ज्यादातर लोगों की जो जाति है वो शूद्र जाति में आती है, जिसे हम लोग मॉडर्न कैटेगरी में SC ST कहते हैं। और ये जो ज्योतिबा फुले के हैं जो कैटेगराइजेशन है कि शूद्र जाति का, वो एक बड़े दायरे में है, वो गैर ब्राह्मण जातियों में बड़े एरिया को वो कवर करते हैं। वो सिर्फ शूद्रों में सिर्फ उन्हीं को कवर नहीं करते जो सिर्फ अनटचेबल हैं। अनटचेबल तो है ही, लेकिन और भी समुदाय हैं जिन्हें वो कवर करते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, एक नई कम्युनिटी बनती है
कि एक तरफ ब्राह्मण समुदाय और उसके समुदाय के साथ जुड़े हुए वर्ग या समूह हैं, और दूसरी तरफ गैर ब्राह्मण समुदाय और उसके साथ जुड़े हुए समूह और वर्ग हैं। और ये जो वर्गीकरण है, ये टिपिकल क्लासिकल मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी में किया गया वर्गीकरण है। सो दलित मुक्ति का कोई भी आख्यान, दलित मुक्ति की कोई भी लड़ाई, वो किसानों के साथ में अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। उससे अलग करके दलित मुक्ति की कोई बात संभव नहीं है। आप कल्पना कीजिए, ये जो किसान हैं, इन किसानों की स्थिति क्या है? ये खेत मजदूर हैं, इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति है कि इनके पास में मिनिमम, न्यूनतम मानवाधिकार नहीं है। इनके पास में न्यूनतम मानवीय अस्तित्व की रक्षा की न्यूनतम सुविधाएं नहीं है। आप गांव में जाइए, आप देखिए जाकर, और ज्योतिबा फुले की रचनावली में जो किसान का कूड़ा रचना है, उस रचना को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि जो किसान है वो किस तरह की गंदगी में, किस तरह की अव्यवस्था में, स्थान के अभाव में, पानी के अभाव में, स्वच्छता के अभाव में, मिनिमम जो सिविक फैसिलिटीज है उसके अभाव में रहते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि जब महानगर बसेंगे, ये अंबेडकर की कल्पना थी कि महानगर बसेंगे तो जाति व्यवस्था गायब हो जाएगी। महानगर जो है वो कास्टिज्म को एकदम तोड़ देता है। मेरी एकदम भिन्न राय इससे। महानगर जब बसे और महानगरों का या नगरीय संस्कृति का विकास हुआ कैपिटलिज्म में, तो बड़े पैमाने पर गांव से माइग्रेशन तो हुआ, और ये माइग्रेशन कहां पे गया फिर? जो गांव में किसान खेत मजदूर माइग्रेट करके शहर में आया, वो गया झुग्गी झोंपड़ियों में जो शहर में बसी हुई थी। और झुग्गी झोंपड़ियों के अधिकतर इलाके, चाहे मद्रास जाइए, चाहे बॉम्बे जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे कलकत्ता जाइए, ये सारे के सारे वे इलाके हैं जहां पर के कोई भी किसी भी किस्म की सामान्य सिविक फैसिलिटीज नहीं है, नागरिक सुविधाएं नहीं है। तमाम किस्म की असुरक्षा, अपराध कर्म, और मिनिमम जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो गारंटी है, उसके अभाव में इन इलाकों में लोग रहते हैं। तो जो किसानों का शोषण वो किसान का कोड़ा पुस्तक में रेखांकित करते हैं, वह शोषण सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पिछले 200 साल में उसका एक्सटेंशन शहरों में भी हुआ है, बड़े पैमाने पर शहरों में हुआ है। आप दिल्ली की जनसंख्या उठाइए और दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन को आप दर्ज कीजिए। कलकत्ता में रहने वाले लोगों की, बॉम्बे में रहने वाले लोगों की, महानगरों में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, खासतौर पर जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, जो घरों में रहते हैं, जिनके पास हाउसिंग सोसाइटीज के घर हैं, वहां तो न्यूनतम नागरिक सुविधाएं भी हैं, लेकिन जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं वे अवैध हैं और वहां पर कोई नागरिक सुविधाएं नहीं है। तो दलितों की क्या स्थिति थी? ज्योतिबा फुले जिसका जिक्र करते हैं वो ये स्थिति थी कि उनके पास में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं थी। अपने जीने के लिए गांव में उनके पास में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं थी। न्यूनतम नागरिक सुविधाओं और न्यूनतम नागरिक अधिकारों के अभाव के कारण ही समाज सुधार की जरूरत महसूस की गई।
और ये जो परिवर्तन था, ये परिवर्तन अपने आप में, ये जो दृष्टिकोण था, ये दृष्टिकोण अपने आप में हम सबके लिए चुनौती है कि ज्योतिबा फुले पर जब विचार करें तो हम ये देखें कि जो शूद्र समुदाय, जो किसान समुदाय, उनके जो हिस्से शहरों में माइग्रेट किए, वे माइग्रेट करके किस दिशा में गए? वे माइग्रेट करके उनमें से एक अच्छा खासा वर्ग निम्न मध्य वर्ग और बुर्जुआजी की ओर गया। जो आधुनिक एजुकेशन आई, रिजर्वेशन आया, सत्ता में भी रिजर्वेशन आया, उसने एक नए जो है मिडिल क्लास दलित, बुर्जुआ दलित, इनको भी पैदा किया। लेकिन दलित तो कम नहीं हुए इससे, शूद्रों का शोषण तो कम नहीं हुआ, शूद्रों की गरीबी कम नहीं हुई, शूद्रों की आमदनी बढ़ी नहीं बल्कि घटी। शूद्रों की आर्थिक पामाली पिछले 200 साल में कंटिन्यूअसली लगातार घटी। एक वर्ग ट्रांसफॉर्म करके ऊपर जरूर चला गया, लेकिन वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज की स्टेज में पूरे देश में तकरीबन 90 करोड़ से अधिक शूद्र समाज है। 90 करोड़ से अधिक, छोटी संख्या नहीं है वो। और अगर ये 90 करोड़ से अधिक शूद्र समाज है तो हमारे लिए ये चिंता की चीज है कि इस शूद्र समाज को एड्रेस कैसे करें। हमें उन कारणों की खोज करनी होगी कि जिनके कारण शूद्रों के साथ में किसान के सवाल जुड़े हुए थे, शूद्रों के साथ में किसान की पहचान जुड़ी हुई थी। हमें इस चीज की खोज करनी चाहिए कि शूद्रों के साथ में किसान की पहचान कैसे डीलिंक कर दी गई, उसका विच्छिन्न कैसे हो गई। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में, जनतंत्र के विकास की प्रक्रिया में, स्वाधीनता आंदोलन में, साम्राज्यवाद विरोधी चेतना के विकास की प्रक्रिया में वे कौन से कारक थे जिन कारकों ने जाति की चेतना को प्रमुख बना दिया और उसके साथ जुड़ी हुई किसान चेतना को, किसानों की समस्याओं को, किसानों के आउटलुक को, उसे गौड़ बना दिया। यहीं पर अंग्रेज शासन की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। अंग्रेजों ने इस तरह की नीति अपनाई और उन्होंने इस चीज पर जोर दिया बार बार कि जाति को जाति की तरह देखो, जाति को वर्ग की तरह न देखो। और इस दृष्टिकोण को से हम लगातार प्रभावित होते रहे हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये जो ज्योतिबा फुले के यहां जो जाति आई, इस ज्योतिबा फुले के यहां जो जाति आई, उस जाति में एक बड़ी भूमिका जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं आपसे कि ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की आलोचना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसे आत्माभिव्यक्ति के तौर पर, दलितों की अभिव्यक्ति के तौर पर, दलितों के उभार के तौर पर देखा गया। लेकिन ज्योतिबा फुले तो इसे सिर्फ दलितों का उभार नहीं देख रहे थे, वे तो किसानों के उभार के तौर पर देख रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा किसान उत्पीड़न था। ज्योतिबा फुले किसानों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, लेकिन ज्योतिबा फुले के ऊपर जो औपनिवेशिक शोषण था उसका गहरा दबाव था। जो जिंदगी की वास्तविकता थी, वो वास्तविकता क्या थी कि अंग्रेजों के आने के बाद ये तो सही है कि एक नई न्यायपालिका का जन्म हुआ और उसने पुराने किस्म की जो हिंदू सामंतों के जो न्याय के तरीके थे उससे गरीबों को, खासतौर पर शूद्रों को मुक्ति दिलाई।
जिसकी कि ज्योतिबा फुले भूर भूर प्रशंसा करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक काम अंग्रेजों ने जो किया उसकी ज्योतिबा फुले अनदेखी नहीं करते। ज्योतिबा फुले इस बात की भी अनदेखी नहीं करते कि अंग्रेजों के शासन में जो सिस्टम, पूंजीवादी सिस्टम तैयार किया गया, जो नई आधुनिक व्यवस्था तैयार की गई, उस नई आधुनिक व्यवस्था में जो नई नौकरशाही आई, वो नौकरशाही कैसी थी। आज हम लोग परेशान है ना एक ही चीज से, नौकरशाही और उसकी बेईमानी या करप्शन से, नौकरशाही के झूठ से। और आज तो स्थिति यह है कि जब नौकरशाही करप्ट हो तो नेता को करप्ट होने में 2 मिनट नहीं लगते। ज्योतिबा फुले के समय जो नौकरशाही आधुनिक युग की आई, जिसको कि अंग्रेजों ने स्थापित किया, वह नौकरशाही एकदम करप्ट नौकरशाही थी। हर लेवल पर करप्शन था, हर लेवल पर घूस ली जाती थी, चाहे वो अदालत हो, चाहे अदालत के बाहर हो, चाहे वो किसी और दफ्तर में हो, सब जगह घूस चलती थी। ज्योतिबा फुले की रचनाओं में इस करप्शन का बार बार जिक्र आता है, और जिक्र आता है ब्राह्मणों के हवाले कि ब्राह्मण वहां विभिन्न पदों पर थे और वे घूस लेते थे। तो ज्योतिबा फुले का कौन सा कंट्रीब्यूशन है? ज्योतिबा फुले का यह कंट्रीब्यूशन है तीसरा, वो ये कि वे पूंजीवादी व्यवस्था में जो इनबिल्ट जो नौकरशाही आई, उस नौकरशाही में जो करप्शन है उसका वे सबसे पहले उद्घाटन करते हैं। नौकरशाही के भ्रष्टाचार की इतनी तीखी आलोचना उनके पहले कभी किसी ने नहीं की हिंदुस्तान में। यहां तक कि यह भी देखा गया कि जो दादा भाई नौरोजी, जो सबसे अच्छे विद्वान थे, जिन्होंने कि अंग्रेजी शासन और उसमें जो अकाल और दूसरी चीजें थीं उनकी बड़ी तीखी आलोचना की थी, वे भी नौकरशाही में व्याप्त करप्शन की उस तरह से तीखी आलोचना नहीं करते जैसी आलोचना ज्योतिबा फुले ने की है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर अंग्रेजों के शासन का एक प्रशंसक, और वो कैसी आलोचना करते हैं, एक दो अंश पढ़ना जरूरी है। वो कहते हैं, फुले ने लिखा है कि आज जो सांस्थानिक हैं, जिनको कर्ज के बोझ ने छुआ नहीं है, फिर भी उसके इर्द गिर्द के लोग और ब्राह्मण दीवान जी इतने मतलबी, धूर्त, व्यवहारी होते हैं कि वे हमारे राजा रजवाड़ों को ज्ञान, ध्यान तथा सद्गुणों की अभिरुचि ही लगने नहीं देते। अनकोट। एक अन्य कोट में वो कहते हैं, हमारी न्यायप्रिय सरकार अपने अधिकार में काम करने वाले ऐशो आरामी और अन्य धूर्त कर्मचारियों पर पूरी तरह निर्भर रहने के कारण किसानों के खेतों को समय पर पानी देने की बजाय पानी पर लगाया कर बढ़ा देती है। इसलिए आज किसानों का दिवाला निकल गया है और सरकार को उनके घर बार की नीलामी करके वह सारा रुपया इन निर्दय कर्मचारियों के पेट पालने के लिए देना पड़ता है। इसलिए हमारी दयालु सरकार को चाहिए कि हर एक किसान के खेत के पानी के अंदाज से हर एक को एक एक टोंटी दे देनी चाहिए, नल की टोंटी, जिससे किसानों के गरज से ज्यादा पानी लेना संभव नहीं होगा। अनकोट। बात चल रही है दलितों की और आख्यान रचा जा रहा है किसानों और उनके शोषण का। और यह आख्यान कौन रच रहा है? यह आख्यान रच रहे हैं ज्योतिबा फुले। आप यहां से सोचिए कि ज्योतिबा फुले का किसान डिस्कोर्स में पहले, सबसे पहले लोगों में नाम आता है कि नहीं आता? मैंने तो अभी जितनी मार्क्सिस्ट राइटिंग पढ़ी, मैंने कभी ज्योतिबा फुले का नाम नहीं देखा। जबकि 19वीं शताब्दी के जो किसानों के शोषण उत्पीड़न के रूप हैं, उनके बारे में बात करते समय किसान का कोड़ा नामक जो उनकी किताब है, वो माइलस्टोन बुक है और ऐतिहासिक पुस्तक है।
वो एक जगह लिखते हैं उसमें, किसानों द्वारा खेती में उगाई गई सब्जी भाजी को शहर में लाते समय उस सारे माल पर म्युनिसिपैलिटी चुंगी कर लेकर किसानों का शोषण करती है। कभी कभी किसान द्वारा बंडी भरकर सब्जी भाजी शहर में बेचने के लिए पाए जाने पर सारे माल की कीमत में कम ज्यादा तोल माप से लेने देने वाले दगाबाज दलालों और म्युनिसिपैलिटी की चुंगी के पेट में डाल करके बंडी किराया खुद के पास से दे करके मंडी किराया खुद के पास से दे करके खाली हाथ घर लौटकर उसे बाल बच्चों के सामने चीखना पड़ता है। किसान उस समय जितना पैदा करता था, अपना माल ले जाके मंडी में बेचने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं बचता था, बल्कि वो कर्ज में डूबा होता था। जो दशा अभी भी है, अभी भी किसान को अपना लागत मूल्य नहीं मिलता, बल्कि हर लेवल पर उसका शोषण होता है, उसे घूस देनी पड़ती है और तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो समस्या आज है वो किसानों की समस्या उस समय भी थी। स्थिति क्या थी? कोर्ट, वो कहते हैं फिलहाल ऐसे भरे पूरे काल में 4 करोड़ रैयत को दिन में 2 बार पेट भर खाना नसीब नहीं होता, और जिनको भूख की पीड़ा का अनुभव किए बगैर एक दिन भी खाली नहीं जाता, ऐसा अनुभव हुआ है। अनकोट। किसानों की हालत क्या थी जो अभी है? ये जो अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, इस 5 किलो राशन में सिर्फ चूहे पेट भर सकते हैं, उनका भी पेट नहीं भरेगा। एक चूहा दिन में 60 ग्राम राशन खाता है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस किसान के घर में गाय हो, भैंस हो, 4-5 बच्चे हो परिवार में और बाकी लोग हो, वे लोग कैसे गुजारा करेंगे? 19वीं शताब्दी में भी वे अपना पेट नहीं भर पाते थे, अन्नदाता हैं वो, और वो 21वीं शताब्दी में भी अपना पेट नहीं भर पाते हैं, अन्नदाता है वो। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास गेहूं की कमी नहीं है। दिलचस्प ही है, जितना गेहूं चूहे खा जाते हैं गोदाम में, जितना गेहूं बाहर खुले में बरसात की वजह से नष्ट हो जाता है, उतना गेहूं भी भारत की सरकार जो है वो फ्री में किसानों को देने के लिए तैयार नहीं है। और एक नई मुसीबत जो सामने है वो ये कि जिसका के ज्योतिबा फुले भी जिक्र करते हैं, हम भी जानते हैं कि किसानों के जीवन को वहां जो छोटी छोटी चीजें वो गांव में पैदा करते थे उसको तबाह किया किसने? वो नए जो पूंजीवादी उत्पादित माल बाजार में आए उन्होंने। छोटे छोटे कारीगर उनके उत्पादन को नष्ट किया, वो कारीगर बेकार हुए, वो मारे गए, वो एकदम पामाल हो गए। सो पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया जितनी सघन होती गई, उससे गांव के किसानों की, गांव के कारीगरों की गरीबी कम नहीं हुई, बल्कि गरीबी और पामाली बढ़ी। आज स्थिति है कि 100 करोड़ के करीब हमारे देश में किसान और उनसे जुड़ा हुआ संसार है। 100 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ में ये शहरी मिडिल क्लास के लोग हैं। शहरों में भी जो लोग रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी में, उनमें भी आधे लोग, हर शहर में तकरीबन आधे लोग वे ही हैं जो गांव के किसान परिवार से और गांव के परिवेश से आते हैं। एक जगह वे लिखते हैं ज्योतिबा फुले, भैया जो सभी देशवासियों के सुख का आधार हैं, उनके इतने बुरे हाल हैं, किसानों को संबोधित करके।
जिनको समय समय पर पेट भर रोटी और तन भर कपड़ा भी नहीं मिलता, जिसकी गर्दनों पर सरकारी लगाम देने की तलवार टंगी है, जिनकी दुर्गत को साहब लोगों का शिकारी कुत्ता भी सूंघता नहीं, इसको क्या कहा जाना चाहिए? जिनको अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, वे खेती के बारे में अन्य भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर खेती में सुधार किस तरह कर सकते हैं? जिनको हमेशा ही भूखा सोना पड़ता है, उनको अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों के कृषि स्कूलों में पढ़ने के लिए किसके बल पर और किसके सहारे भेजना चाहिए? अनकोट। और इसमें जो फ्रेज है वो बहुत ही मजेदार फ्रेज है। वो फ्रेज ये है कि साहब लोगों का शिकारी कुत्ता। और आजकल के जो साहब लोग हैं उनके शिकारी कुत्ते कौन हैं? आजकल के साहब लोगों के शिकारी कुत्ते हैं वे लोग जो कि सीबीआई, आईडी, ईडी, ये तमाम किस्म के छापामार दल। एक सवाल पूछा जा सकता है इस सारे छापामार दलों से कि उन्हें क्या कभी ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं ऐसे जो बिना खाए सोते हैं? आपको ये तो पता है कि किस नेता के बैंक में कहां काला धन जमा है ना? और वो भी सेलेक्टिवली। लेकिन आपको यह नहीं पता कि किसके यहां आज खाने को नहीं बना। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था और मेरे लिए वो पीड़ा की चीज थी। वो आसाम में एक व्यक्ति ने अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को बेच दिया। सवाल पूछा जाना चाहिए सीबीआई को पता क्यों नहीं चलता इस सब का? ईडी को पता क्यों नहीं चलता इसका? ये जो साहब लोगों का जो शिकारी कुत्ता, ये जो फ्रेज है, ये जो उपमा है, ये उपमा बड़ी मूल्यवान उपमा है। ये उपमा जितनी अंग्रेजों के कुत्तों पर, शिकारी कुत्तों पर लागू होती है, ये उपमा आज के जो राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके जो शिकारी कुत्ते हैं, उन पर भी लागू होती है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि बिना खाए सो रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके धंधे चौपट हो गए हैं। पूछा जाना चाहिए ईडी के पास कोई जानकारी है कि नहीं है? इनकम टैक्स वालों के पास कोई जानकारी है कि नहीं है? ये इनकम टैक्स के लोग हर एक की इनकम खंगालते हैं, वे ये भी तो खंगालें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बंद हो गई। ज्योतिबा फुले को पढ़ते हुए, ज्योतिबा फुले के यहां जो फ्रेज है, वो फ्रेज बड़े काम के हैं, बहुत ही सटीक फ्रेज हैं। वे आपको वर्तमान को भी और वर्तमान के सिस्टम को भी समझने में मदद करते हैं। अजीब कॉम्बिनेशन है यह कि 19वीं शताब्दी में किसान जिन चीजों से घिरा हुआ था, किसानों के यहां ठीक से रहने की जगह नहीं, बदबूदार कोठरियां, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, ठीक से तन पर कपड़े नहीं, खाने को पैसा नहीं, घर में अनाज नहीं। ठीक वही स्थिति आज भी है। क्यों? क्योंकि हमने शूद्र के आंदोलन को जाति के आंदोलन में बदल दिया। अगर शूद्र का आंदोलन वर्गीय आंदोलन होता और किसान की मुक्ति का आंदोलन होता और उसी दिशा में जाता जैसी की परिकल्पना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता और ज्योतिबा फुले को क्रांति का श्रेय जाता। ज्योतिबा फुले ने जो एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश किया कि अगर शूद्र की व्याख्या करनी है तो शूद्र को किसान की तरह देखो। ये सबसे बड़ा फेल्यूर है कि हमने शूद्रों को किसान की तरह देखा ही नहीं, हमने उन्हें एक जाति की तरह देखा। एक अन्य पहलू है जिसे कह के मैं ये बातचीत समेटूंगा। मैं ज्योतिबा फुले ने जब ये दलित मुक्ति का जो आख्यान, शूद्रों की मुक्ति का आख्यान जो निर्मित किया, उस आख्यान को निर्मित करते समय उनके सामने एक बड़ी समस्या थी।
वो समस्या क्या थी जिसकी लड़ाई अभी भी रोड पर हो रही है? वे दलित का जब आख्यान या शूद्र का आख्यान निर्मित करते हैं तो एक चीज दाखिल होती है, वह है इतिहास। वो बार बार पौराणिक कथानकों का इतिहास के तौर पर जिक्र करते हैं। सो दलित की मुक्ति के लिए सही इतिहास का पठन पाठन बेहद जरूरी है। यह अचानक नहीं है कि जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिस रंगत के लोग हैं, हमारे यहां विभिन्न रंगत की सांप्रदायिक ताकतें हैं हिंदुस्तान में, उसमें हिंदू सांप्रदायिक लोग भी हैं, उसमें मुस्लिम सांप्रदायिक लोग भी हैं, उसमें ईसाई सांप्रदायिक लोग भी हैं। और सबकी दिलचस्पी इतिहास में, और सब अपने तरीके से इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। ज्योतिबा फुले ने जब शूद्रों का इतिहास और शूद्रों के उत्पीड़न और शोषण की व्याख्या की तो उसमें इतिहास एक महत्वपूर्ण औजार था जिसके जरिए उन्होंने शूद्रों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो आज की डेट में अगर हमें सामाजिक मुक्ति का कोई रास्ता अचीव करना है तो हमारे पास में एक साइंटिफिक हिस्ट्री और साइंटिफिक हिस्ट्री का दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है। यह संभव नहीं है कि शोषण तो हम बात करेंगे लेकिन इतिहास पर बात नहीं करेंगे। शोषण है तो शोषण का इतिहास भी है, जाति है तो जाति का इतिहास भी है, जाति अगर वर्ग है तो वर्ग के शोषण का इतिहास भी है। तो इस इतिहास की व्याख्या और इस इतिहास की प्रस्तुति स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए। ये जो नागरिक अधिकार से जुड़े हुए जो सवाल हैं, नागरिक अधिकार से जुड़ी हुई जो शिक्षा है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है, इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, वो सही साइंटिफिक इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर मुझे दलित की मुक्ति करनी है, अगर मुझे इस समाज की मुक्ति करनी है तो मुझे एक साइंटिफिक इतिहास चाहिए। यही चीज थी जिसकी वजह से वे आख्यान निर्मित करते समय इतिहास को एक औजार की तरह, एक आइडियोलॉजिकल औजार की तरह वे इस्तेमाल करते हैं। एक अन्य चीज है वो ये कि ज्योतिबा फुले जब वो दलित का प्रश्न उठाते हैं तो दलित का प्रश्न सिर्फ वो जाति मुक्ति का प्रश्न नहीं है। ज्योतिबा फुले के लिए दलित मुक्ति का प्रश्न स्वतंत्रता बोध से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है, दलितों के स्वतंत्रता बोध से, क्योंकि दलितों को स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी नहीं थी। दलित मजबूर थे, हजारों वर्षों में उन्हें अभ्यस्त बना दिया गया था कि वे कैसे सोचें, कैसे देखें, कैसे फील करें। वे स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते थे। तो अगर दलित की मुक्ति करनी है, किसान की मुक्ति करनी है, इस समाज को मुक्त करना है, लिबरेट करना है, तो कौन सी चीज जरूरी है? पहली और आखिरी चीज जरूरी है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और सिर्फ स्वतंत्रता। और यही वजह है कि जब भी कोई परिवर्तन का बिगुल बजाते हुए आगे आता है, जो बड़े काम करता है, तो उसके सबसे पहले राज सत्ता उसकी स्वतंत्रता पर हमले बोलती है। हमारे देश में लगातार यह चीज महसूस की गई है, और खास तौर पर उस समय जबकि लोकतांत्रिक आंदोलन जब तेज हो रहे होते हैं तो उस समय ज्यादा हमले होते हैं स्वतंत्रता की मांग करने वालों पर, स्वतंत्र भाव से सोचने वालों पर। और ये जो लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए खासतौर पर स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्वतंत्रता के बिना कोई दूसरी चीज चाहते नहीं है। उन्हें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी किस्म का रिजर्वेशन नहीं चाहिए। उन्हें एक ही चीज चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और सिर्फ स्वतंत्रता। सरकार स्वतंत्रता देने के लिए राजी नहीं है, बाकी सब कुछ देने के लिए राजी है। कितनी बाधाएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये अंग्रेजों के जमाने में भी थी और वे आज भी हैं।
हम सब लोग जानते हैं। छोटी सी चीज थी। अंग्रेज अगर भले थे, अंग्रेज अगर अच्छे थे, इतनी आलोचना करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्योतिबा फुले को। अंग्रेज अगर न्यायप्रिय थे तो सिर्फ एक छोटा सा काम कर देते, मंदिरों में दलितों के प्रवेश की अनुमति दे देते। अगर अंग्रेज अच्छे थे तो यह कहते कि नहीं, सभी जाति की और सभी उम्र की स्त्रियों को, सभी जाति के पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की स्वतंत्रता है और आजादी है और वे जा सकते हैं, कानूनन उन्हें रोका नहीं जा सकता। हालात तो यह है कि अभी आज की डेट में 70 साल बाद, लोकतंत्र के बाद, आप सबरीमाला में सभी उम्र की स्त्रियों का प्रवेश नहीं करा सकते। हालत इतने बदतर है कि मंदिर प्रवेश के लिए बाकायदा फ्रीडम मूवमेंट के दौरान अनेक स्थानों पर आंदोलन किए गए। किस चीज की मांग कर रहे हैं दलित? दलित सिर्फ एक चीज की मांग कर रहे हैं कि उन्हें आजादी होनी चाहिए हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाने की और आने की। उन्हें आजादी होनी चाहिए अपने मन से लिखने की और जीने की। दलितों के पक्ष में लिखने वालों के साथ में लगातार इस देश में बर्बर अत्याचार हुए और जुल्म हुआ है और उनके ऊपर जबरदस्ती झूठे मुकदमे थोपे गए हैं। तो दलितों को क्या चीज चाहिए? दलितों को सिर्फ एक चीज चाहिए। दलितों की मुक्ति का पाठ शुरू होता है स्वतंत्रता की और स्वतंत्र भावना की अभिव्यक्ति के साथ, और आप उसे रिजर्वेशन के जरिए मुंह बंद करके रखना चाहते हैं। दलित सामाजिक नियंत्रण का जो ढांचा पूंजीवाद ने विकसित किया, उस सामाजिक नियंत्रण के ढांचे को स्वतंत्रता की मांग के जरिए वो तोड़ते हैं। वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के जरिए वे उस ढांचे को चुनौती देते हैं। वो स्टाइल है उनकी। वो अंग्रेजों की प्रशंसा करेंगे लेकिन सिस्टम में जो दिखाई दे रहा है उसकी सबकी आलोचना करते हैं। तो ये वर्चुअली अंग्रेजों की आलोचना बनती है। एक अन्य चीज है जो कि वो ये कि दलित को अगर आज की डेट में देखा जाए, क्या चाहिए, किस रूप में देखा जाए उसे? दलित की कैटेगरी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक कैटेगरी नहीं है। अनटचेबिलिटी सिर्फ मन की नहीं है। अनटचेबिलिटी सिर्फ सोशल नहीं है, बल्कि अनटचेबिलिटी या दलितों के साथ में भेदभाव वो आर्थिक भी है। किसान का कोड़ा जो पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक चीज बार बार आई कि दलितों की मुक्ति के लिए एक आर्थिक एजेंडा भी तो होना चाहिए। अगर हम दलित को सचमुच में मुक्त करना चाहते हैं और दलित के लिए नया रास्ता तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आर्थिक एजेंडा क्या है? मैं भी कुछ साल पहले ही घटना बता रहा हूं, 4 साल मुश्किल से हुए हैं इस बात को। टाटा जैसी बड़ी कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, 3-4 ऐसी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को तैयार करके बेचने वाली कंपनियां हैं जो कि जिनके मालिक दलित इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दलित इंडस्ट्रियलिस्टों को टाटा कंपनी अपने जो पूरक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पूरक जो कल पुर्जे खरीदने के काम थे उनमें उनको काम नहीं देती थी। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मुश्किल से, टाटा ने पहली बार दलित इंडस्ट्रियलिस्टों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 750 करोड़ रुपए का अनुबंध करके ठेका दिया। अब आप सोचिए, आप यहां से सोचिए आप
कि एक दलित इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे नीचे से ऊपर जाता है, और जब वो अपना स्पेस क्रिएट करता है तो अल्टीमेटली टाटा के यहां पे भी पूंजीवाद में रहते हुए भी ये डिस्क्रिमिनेशन की दलित इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो पूरक जो कल पुर्जे सप्लाई देने का काम है वो दलित को नहीं दिया जाएगा। जिस समाज में भेदभाव यहां तक हो, यानी पूंजीपति के दिमाग में भी जब दलित बैठा हो तो लड़ाई बहुत जटिल होती है। दलित होना अपने आप में हिंदुस्तान में एक तरह से अभिशाप है। वो खाली अनटचेबल होता तो बात समझ में आती है, लेकिन वो अनटचेबल से भी ज्यादा भयानक है। और उससे भी भयानक यह है कि जो दलित हैं और वे मध्य वर्ग में आ गए, जो अपर क्लास में आ गए, वे अपने दलितों से ही नफरत करने लगते हैं। तो जाति की चेतना के आधार पर अगर दलितों को देखा जाए और दलित अपने को जाति चेतना के आधार पर ही देखें तो उसका एक स्वाभाविक साइड इफेक्ट है कि वे अपने ही लोगों से नफरत करने लगेंगे। कोशिश की गई है पिछले 70 साल में, उसके पहले से प्रक्रिया चल रही थी कि दलितों में जाति चेतना का विकास हो, वर्गीय चेतना का विकास न हो। और इस मामले में रूलिंग पार्टीज, रूलिंग क्लास काफी हद तक सफल रही है। आज की स्टेज में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास में कम से कम 1000 लोग हैं दलितों में, जिनकी के जो कि करोड़पति हैं और अरबपति हैं, संख्या बहुत है उनकी। तो दलितों में वह स्थिति तो नहीं है जो कि ज्योतिबा फुले के समय पे थी। ज्योतिबा के फुले के समय में सारे दलित, उसमें मध्य वर्ग के लोग तो गिनती के थे, अपर क्लास तो छोड़ दो। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र के विकास के बाद दलितों की आर्थिक दशा में सुधार तो आया है एक वर्ग में, लेकिन यह वर्ग अपने ही वर्ग के लोगों से, अपनी ही जाति के लोगों से नफरत करता है। सो जाति की चेतना में एक इनबिल्ट चीज है कि जाति अपनों से ही नफरत करना सिखाती है। जाति की एक अपनी और विशेषता है कि वह अपने ही लोगों से ईर्ष्या करना सिखाती है। इसलिए आप देखेंगे कि नफरत और ईर्ष्या, ये दो एलिमेंट हिंदुस्तानी समाज में एक बड़े स्केल पर छाए हुए हैं। ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व में ये दो चीजें नहीं थी, न तो वो ईर्ष्या करते थे किसी से और न वे नफरत करते थे किसी से। तो अगर हमें सचमुच में आधुनिक भारत का निर्माण करना है और आधुनिक मनुष्य का निर्माण करना है, तो पहली चीज, आधुनिक भारत को वर्गीय नजर से देखना होगा। वर्गीय नजरिए से देखे बिना आधुनिक भारत और उसकी समस्याएं पकड़ में नहीं आएंगी। दूसरी चीज, आधुनिक भारत का निर्माण करते समय इतिहास की सही समझ होना बेहद जरूरी है। और तीसरी चीज जो कि मैंने अभी कही आपसे, कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक मनुष्य के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि वह नफरत और ईर्ष्या, इन दो चीजों से बचे। क्योंकि इन दो चीजों का बड़े पैमाने पर तमाम किस्म के पूंजीवादी माध्यम, पूंजीवादी सिद्धांतकार, पूंजीवादी संस्कार इनका इस्तेमाल करते हैं और वे हमारे जीवन में इनडायरेक्टली ये चीजें पहुंचा देते हैं। सो आधुनिक मनुष्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि आधुनिक मनुष्य के तौर पर हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं हो। वो चाहे बीजेपी करे, चाहे वो आरएसएस करे, चाहे वो मोदी का भक्त हो, चाहे वो कांग्रेस का भक्त हो, चाहे वो भीम का भक्त हो, नहीं, नफरत के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर आप ज्योतिबा फुले के सपने को साकार नहीं कर सकते। ईर्ष्या के आधार पर, ईर्ष्या के आधार पर आप आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते। हम मध्य वर्ग के लोगों में ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है। तो आधुनिक भारत की जो दो सबसे बड़ी सामाजिक व्याधि
संस्कार के स्तर पर, मूल्य के स्तर पर। और जो स्ट्रक्चरल व्याधि है वो क्या है? ब्यूरोक्रेसी में जो व्याप्त करप्शन है, जिसका कि वे जिक्र करते हैं। फोर्थ, नौकरशाही एकदम सड़ चुकी है। जो नौकरशाही और जो नौकरशाही के काम के तरीके अंग्रेजों के जमाने में तय किए गए थे, आज हम उनमें एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए और करप्शन में भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। और यह करप्शन न्यायपालिका में भी था, जैसा कि ज्योतिबा फुले के जमाने में था, आज भी न्यायपालिका में है। और सबसे ज्यादा विक्टिम वहां किसान और शूद्र होते हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित न्यायपालिका में गरीब लोग होते हैं। तो ज्योतिबा फुले के आधुनिक भारत के सपने को कहां से साकार करेंगे आप? साधारण नागरिक के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो लेखक हो, अगर दलित को मुक्ति चाहिए तो दलित की मुक्ति की पहली सीढ़ी है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और सिर्फ स्वतंत्रता। और दलित की मुक्ति की और इस समाज की मुक्ति की दूसरी सीढ़ी है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ना मेंटली, ना इकोनॉमिकली, ना सोशली। क्योंकि ज्योतिबा फुले की रचनाओं में ये जो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के शोषण के जो रूप वर्णाश्रम व्यवस्था ने निर्मित किए थे, उनकी विस्तृत व्याख्या मिलती है। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो ज्योतिबा फुले सिर्फ दलित की मुक्ति का आख्यान नहीं लिखते, बल्कि वे आधुनिक मनुष्य की मुक्ति का आख्यान लिखते हैं। वे दलित को मनुष्य की तरह पेश करते हैं और मनुष्य की तरह देखते हैं। और यही उस आख्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि, और यहीं से आधुनिक मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और आधुनिक मनुष्य की लड़ाई का मैदान भी खुलता है। यह भी तय होता है कि आधुनिक मनुष्य की लड़ाई सिर्फ सामंतवाद से ही नहीं है, सिर्फ वर्णाश्रम व्यवस्था से ही नहीं है, बल्कि आधुनिक मनुष्य की लड़ाई जो नई जो पूंजीवादी व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की उससे भी है। और यह लड़ाई अभी तक जारी है, अपने अपने तरीके से सब लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कोई नहीं लड़ रहा। हां, जितनी एकता के साथ हमें लड़ना चाहिए, जितनी प्यार मोहब्बत के साथ हमें यह लड़ाई लड़नी चाहिए, वैसे हम अभी प्यार मोहब्बत के साथ में लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को अभीप्सित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है कि हम मनुष्य से प्यार करना सीखें। ज्योतिबा फुले का किसी से द्वेष नहीं था। उनका एक ब्राह्मण दोस्त था जिसका किस्सा बहुत मशहूर है, जो बचपन से उनके साथ पढ़ा था। लेकिन जब उसके परिवार में शादी हुई और ज्योतिबा फुले उसके परिवार वहां गए तो उसने बिल्कुल हिकारत की नजर से देखा और हल्ला करके भगा दिया, उनको अपमानित किया। लेकिन ज्योतिबा फुले ने बुरा नहीं माना इसको। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो ब्राह्मण लोग तरह तरह की फफ्तियां कसते थे और उनका अपमान करते थे। सावित्रीबाई फुले इसका बुरा नहीं मानती थी। तो हमारी लड़ाई इससे है कि जो लोग समाज बदलना चाहेंगे, लोग उनका अपमान करेंगे, उनको गालियां देंगे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को लोग गालियां देते थे, अपमान करते थे, लेकिन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपमान और गालियों की वजह से परिवर्तन का रास्ता नहीं छोड़ दिया। और आज तो गालियां देने वालों का पूरा हुजूम है, जो कि पेड हुजूम है। झूठ बोलने वालों का एक पेड हुजूम है। उस जमाने में तो खाली ब्राह्मण होते थे वर्णाश्रम व्यवस्था के। आज तो पूरा का पूरा मीडिया झूठ में और ऐसे पूरे के पूरे तंत्र में लगा हुआ है, जो कि स्वतंत्रता की मांग करने वालों के खिलाफ में रोज जहर उगलते रहते हैं। आज चुनौती और भी ज्यादा है। इस चुनौती का आप घृणा के जरिए सामना नहीं कर सकते। घृणा से घृणा को धो नहीं सकते, नफरत के जरिए नफरत को धो नहीं सकते। नफरत को सिर्फ प्यार से धोया जा सकता है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, ये बात आपसे फिर शेयर कर रहा हूं कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती। कीचड़ को साफ करने के लिए स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। नए भारत को बनाने के लिए हमें एकदम नए आउटलुक की जरूरत है, और वह आउटलुक, उसकी बेसिक आधार, बुनियादी आधार हमें ज्योतिबा फुले देते हैं।
जिन लोगों को लगता है कि ज्योतिबा फुले की कौन रचना पढ़े कौन न पढ़े, मैं सिर्फ 2 ही रचना सजेस्ट करना चाहूंगा उनको, किसान का कोड़ा और गुलामगिरी। आप 2 रचनाएं अगर ठीक से पढ़ लें और समझ लें तो हिंदुस्तान की परिवर्तन की प्रक्रिया के सूत्र आपको मिल जाएंगे, और आपको उन तमाम सरकारी जासूसी कुत्तों की नाकामी भी हाथ लगेगी जिनसे हम लोग आए दिन परेशान होते रहते हैं, जिनकी खबरों को हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। सो नए समाज की नई चुनौती बतर्ज ज्योतिबा फुले वो ये है कि आधुनिक मनुष्य कैसे बनाया जाए। आधुनिक मनुष्य सिर्फ इच्छा से नहीं बनेगा, उसके लिए वो सिर्फ विचार से भी नहीं बनेगा, उसके लिए सामाजिक संघर्ष और सामाजिक संगठन होना बेहद जरूरी है। सामाजिक संघर्ष और सामाजिक संगठन के बिना आप न तो दलित की मुक्ति अर्जित कर सकते हैं और न किसान की मुक्ति को अर्जित कर सकते हैं। तो दलित और किसान की मुक्ति के लिए जरूरी है कि साधारण लोगों में एक संगठन प्रियता पैदा की जाए, संगठन से प्रेम पैदा किया जाए। अभी स्थिति है कि लोगों के बीच में लगातार ये प्रचार चलता रहा है कि किसी भी संगठन के सदस्य मत बनो, बिना संगठन बनाए और किसानों और दलितों का प्रेमी संगठन बनाए आप समाज नहीं बदल सकते। ये सिर्फ इच्छा का प्रश्न नहीं है कि हमने अपना मन बदल लिया है अब तो समाज बदल जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर समाज बहुत जल्दी बदल जाता। मन से क्रांति नहीं होती, सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन की के आंदोलनों के जरिए क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है, समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। सो इसलिए ज्योतिबा फुले से जो आखिरी चीज सीखने की है कि हम अपने संगठन बनाएं, हम ऐसे संगठन बनाएं जो कि सबके लिए खुले हों, लेकिन उनका लक्ष्य किसानों की मुक्ति हो, उनका लक्ष्य वंचितों की मुक्ति हो। और यही सबसे बड़ा मैसेज जो किसान का कोड़ा पुस्तक से मिलता है वो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। और आ, तो एक सवाल, हालांकि सवाल क्या प्रतिक्रिया है, हमारे नियमित एक दर्शक साथी हैं BM प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि फुले के इतिहास के बारे में जो विचार हैं उस पर बातचीत रह गई उनके हिसाब से। तो कर लेंगे बाद में, तो कर लेंगे बाद में कर लेंगे। अभी अम्बेडकर आने बहुत सारी तो चीजें। बिल्कुल, मैं वही एक ये मैं बेसिकली अनाउंस करने ही वाला था कि 13वां एपिसोड जो होगा हमारा, वहां से हम अम्बेडकर पे होगा। स्क्रीन पे जो एक पोस्टर दिख रहा है, भारतीय नवजागरण का नया सोपान, जिसे हम एक तरह से मान सकते हैं कि नवजागरण को हम आधुनिकता का प्रवेश मानते हैं, लेकिन नवजागरण का अगर उत्तर काल या आधुनिक काल किसी को माने। नहीं, उसमें एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने ये बात पूछी, उनका एग्जैक्टली क्या सवाल है जरा बताओ तो मुझे। जी, उनका कहना है कि फुले के इतिहास संबंधी विचारों का खुलासा नहीं हो सका ना। उसका कारण यह है कि फुले इतिहासकार नहीं है। उसका एक वह इतिहास को खाली एक अपने तर्क विस्तार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, हमारे यहाँ जो हिस्टोरियन और बड़ा अर्थशास्त्री जिसे हम लोग कहें वह है अम्बेडकर। सो इतिहास के प्रश्न अगर पूछे जाएं और खोले जाएं तो वो अम्बेडकर ज्यादा आ ही रहे हैं। सोमवार से हम लोग जाएंगे वहां। बिल्कुल बिल्कुल, सोमवार से हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर जा रहे हैं। नवजागरण का भी उत्तर काल इसे कह सकते हैं। नवजागरण में का जो है वो आधुनिक सिपाही जब नया दौर आता है, और कैसे उसके बाद दुनिया में जो मॉडर्न एक पूरा अप्रोच था। और जो बात BM प्रसाद जी कह रहे हैं वो भी कि हिस्ट्री को रिव्यू करना, जो हमको बताया गया है, जो हमको कहा गया है। तो जैसे हिंदी के कवि यश मालवीय का एक गीत है, तो उसकी लाइन यही कहती है कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। तो कथाओं को खंगालना, उनकी स्क्रूटनी करना, उनको रिव्यू करना, तो और दरअसल रोशनी पाने का या रोशनी की ओर जाने का सबसे अहम तरीका यही है कि हमको जो बताया गया है उसको हम न केवल तर्क की कसौटी पे कसे, हम खोजने की कोशिश भी करें दोबारा से कि जो हुआ था वो ऐसा ही हुआ था कि नहीं हुआ था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत सारी खामियां हैं, जो हम बात करते भी रहे लगातार। इस शो में भी हमने बात की, बहुत सारी खामियां हैं जो या तो बिना ये सोचे क्रिटिक करती है लोगों को कि देश काल परिस्थिति क्या थी, या फिर
बार बार रिव्यू करने की हम जहमत नहीं उठाते। तो उसकी वही वजह है कि आज भी आ, हम इतिहास की किताबों में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें हमको जो स्क्रूटनी हुई है, जो फैक्ट चेक हुआ है, जो इतिहास में कई सारे तथ्यों में तब्दीली आई है, वो हमें स्कूल से लेकर नहीं, कॉलेज तक की उसमें किताबों उसमें में नहीं एक मिलता चीज है। एक चीज जी। है मयंक। जी। वो ये कि इतिहास की कसौटी इतिहास नहीं होगा ना अतीत होगा, इतिहास की कसौटी होगा वर्तमान और यथार्थ। बिल्कुल। बिल्कुल। असल बात यह है, हम इतिहास को जैसा कि ज्योतिबा फुले करते हैं, वो जी। वर्तमान के नजरिए से देखते हैं। ये सबसे बुनियादी चीज है जो जी। सीखने की है, जी। कि वर्तमान के नजरिए से इतिहास, अतीत के नजरिए से इतिहास नहीं देखा जाएगा। जी। तब तो फिर आप में और किसी कम्युनल हिस्टोरियंस में कोई फर्क नहीं होगा। जी। तो ज्योतिबा फुले की इतिहास दृष्टि का जो बुनियादी आधार है वो क्या है, कि वो वर्तमान के यानी दलितों के जो कष्ट है उनके युग में, उसकी नजर से वो इतिहास की तरफ जाते हैं। यानी इतिहास सही ढंग से समझ में कब आएगा, जब अब आज जब हम देख रहे हैं तो 21वीं शताब्दी में है। अब आज जब देखा जाएगा इतिहास तो 21वीं शताब्दी के वर्तमान के रोशनी में देखा जाएगा, वो 19वीं शताब्दी की रोशनी में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग आगे आ चुके हैं। तो जो सूत्र है वहां पर वो ये है कि इतिहास देखते समय वर्तमान के नजरिए से इतिहास को देखा जाना चाहिए, जब भी देखा जाए। तो मेरे ख्याल में उनका मन थोड़ा शांत होगा इससे। जी नहीं, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे इतिहास को देखने का नजरिया जो है, तो हम जो टेक्स्ट बुक्स हमारी हैं, जैसे एक अपडेट ना होने की समस्या या एक डर है बहुत भयानक, हमारे जो इतिहासविद या इतिहासकार से लेकर हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स तक, उनमें एक डर है कि एक जो व्यापक प्रचलित सामाजिक मान्यता है जो इतिहास के तौर पे स्थापित हो गई है, तो ऐसी कोई भी नई खोज जो उसके खिलाफ जाती है उस पर भी बात करने में हम एक समाज के तौर पे, क्योंकि समाज के तौर पे हम हिचकते हैं, इसलिए इतिहासकार के तौर पे भी हम हिचकते हैं, क्योंकि हम अ, एक भारी खतरा जो है समाज के हमारे खिलाफ हो जाने का। मुझे याद पड़ता है, अभी 2-3 साल पहले की बात है, वेंडी डोगिनर की एक किताब आई और हल्ला मच गया और उस किताब को हिंदुस्तान में बैन करना पड़ा 3-4 साल पहले। जो एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री पे किताब आई थी हाँ एक हाँ। उस पे वेंडी डोगिनर की। तो जैसे कि उदाहरण के लिए अशोक, सम्राट अशोक का जो पूरा कथा विन्यास है और जो हमको सालों साल पढ़ाया जाता रहा कि कलिंग के युद्ध के बाद द्रवित होकर हृदय परिवर्तन हो गया सम्राट अशोक का और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये अपने आप में एक बहुत दरअसल वैसे भी हमको तर्क की कसौटी पे कसना था कि कलिंग के युद्ध के बाद क्या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने कोई और युद्ध नहीं किया, तो ये सच नहीं है ऐतिहासिक तौर पे। और युद्ध हुए, बहुत सारे शिलालेख अशोक के, और नए शिलालेख जो है वो एक पूरी नई तर्क परंपरा को जन्म देते हैं जो पैरेलल खड़ी है कि अशोक जो है वो कलिंग के युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। तो ये अपने आप, लेकिन इस बारे में हमारी टेक्स्ट बुक्स में बदलाव नहीं किया जाएगा, ना ही ये कहा जाएगा कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। तो इतिहास को देखने की हमारी दृष्टि जो है वो या तो बहुत संकीर्ण है या वो हमारी कंफर्ट जोन के मुताबिक उदार है। हम उतना उदार होते हैं जहां तक हमारी जो परंपरागत आस्थाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे या फिर हमारे शरीर और जीवन को ठेस पहुंचने की संभावना ना हो, हम उतना ही उदार जो है वो सही है। होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं बीएम प्रसाद जी। तो अंबेडकर लेकिन इसको लेके बहुत दिलचस्प तरीके से बहुत ब्रूटल थे और बहुत सारी चीजों पर उन्होंने जो वो स्कॉलर थे, जी। तो स्कॉलर का तो अपना एक ट्रीटमेंट ही अलग होता है सारी चीजों को जी। लेकर। तो और खास तौर पे मुझे लगता है कि हम चूंकि जा ही रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने अगले एपिसोड से, तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर आप मैं मान के चल रहा हूं कि मनुस्मृति और स्त्री को लेके भी जो उन्होंने लिखा वो सारी बातें हम लोग शायद, उनका जो पूरा रिसर्च पेपर था जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो सारी बातें हम लोग इस पे करेंगे और इतिहास पे ही दृष्टि है उनकी वो। तो बीएम प्रसाद जी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और फिलहाल नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है। जी। 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 आगे और पढ़ाई है तो आगे और पढ़ाई। तो फिलहाल इस एपिसोड में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले एपिसोड में हम डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय नवजागरण के नए सोपान की कहानी के साथ आप लोगों के साथ जो है फिर से जुड़ेंगे। सोमवार को ये एपिसोड होगा दोपहर में 3 बजे। आज देरी के लिए फिर से एक बार माफी चाहते हैं और इस एपिसोड को या हमारे सारे शोज को शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न केवल जो बात हम कर रहे हैं वो पहुंचे, एक चेतना या एक विचार पहुंचे कि रेनेसां हमको दरअसल दोबारा चाहिए, हमको फिर से एक नव जागरण काल चाहिए
क्योंकि हम फिर से आगे जाने की जगह हम रिवर्स इवोल्यूशन या डिवोल्यूशन के प्रोसेस में चले गए हैं। तो हम उससे बचे, हम नए रास्ते पर बढ़े जो हमको न केवल ज़्यादा उदार बनाए, हमको ज़्यादा तार्किक बनाए, ज़्यादा समझदार बनाए, और हम अपनी अगली पीढ़ी को कोई संपत्ति आर्थिक तौर पे, किसी घर के तौर पे, आभूषण के तौर पे दे के जा पाए या ना जा पाए, पर समझदारी जो है वो उत्तराधिकार में हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंप पाए। इस उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो, आप ये शो शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसलिए भी कि उनकी असहमति अगर आए, उनकी प्रतिक्रिया आए, जिससे हम अपने बारे में दोबारा सोचें, हम भी जिस नवजागरण की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए भी हो, हम भी रेक्टिफाई करें अपने आप को, हम भी अपने आप को तर्क की कसौटी पे कसें, और दिन पर दिन हम भी बेहतर हो, आप भी बेहतर हो, समाज बेहतर हो, देश बेहतर हो, और सारी सीमाओं के परे ये दुनिया जो है एक बेहतर जगह बने रहने के लिए। तो 3 मैजिकल शब्द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ मैं विदा लेता हूं और शुक्रिया कहता हूं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर की कहानी।